नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में हुए बड़े हादसे की, विमान हादसे में चल रही जांच की, देखेंगे ईरान और इजराइल में जारी संघर्ष को, सीजीआई बीआर गवई के बड़े बयान को, जानेंगे क्यों विवादों से घिरा पीएम मोदी का कनाडा दौरा, और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के बड़े दाव की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर से लोगों ने पत्र भेजकर सेना के प्रति जताया सम्मान और बढ़ाया उत्साह। भारतीय सेना ने एक्स पर पोस्ट में कहा, लोगों की ये भावनाएं हम सभी को प्रेरित करती हैं। तिरुवनंतपुरम में ब्रिटेन के लड़ाकू विमान F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग, फ्यूल की कमी से कैरियर पर नहीं लौट पाया। वायुसेना बोली, जेट का रास्ता बदलना सामान्य है। बीजेपी के अंबेडकर के कथित अपमान वाले आरोप पर आरजेडी का आया जवाब, बीजेपी को बताया मनुवादी और संविधान विरोधी, कहा खराब सेहत के बाद भी जारी है लालू की जनसेवा। गोवा में नहीं चलेगी ओला उबर कैब सर्विस, सीएम प्रमोद सावंत ने लिया फैसला, टैक्सी यूनियन की मांग के बाद आया आदेश। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अहमदाबाद विमान हादसे का दर्द अभी कम हुआ भी नहीं था कि एक और बड़ा हादसा सामने आ गया है। महाराष्ट्र में पुणे के तलेगांव में कुंडमाल के पास इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल अचानक ढह गया। बताया जा रहा है कि पुल बेहद जर्जर स्थिति में था, जिसके चलते 2-3 महीने पहले ही इसे वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन भारी बारिश और नदी में पानी का जल स्तर बढ़ने के कारण कई लोग इस पुल पर आ गए थे। लोग बढ़े हुए जल स्तर के नजारे देख रहे थे कि अचानक पुल ढह गया। बता दें कि पुणे और उसके आसपास के जिलों में पिछले 4 दिन से जबरदस्त बरसात हो रही है, जिसके चलते इंद्रायणी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। ऐसे में जो लोग इसमें गिरे वो दूर तक बहते हुए चले गए। शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ, पुल पर 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे और इनमें से अधिकांश के बहने की खबर सामने आ रही है। विधायक सुनील शेलके ने बताया कि अब तक 6 लोगों की जान चली गई है, 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कई लोग गायब हैं, उनकी तलाश की जा रही है। भारी बारिश के चलते इंद्रायणी नदी का बहाव काफी तेज है। जो वीडियो सामने आ रही हैं, उससे भी हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस जगह हादसा हुआ वो पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह मुंबई के रास्ते में एक्सप्रेसवे में प्रवेश करने से पहले पड़ती है। वीकेंड पर यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। कुंडमाल झरना यहाँ पर्यटन के लिए लोकप्रिय है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यह हादसा तब हुआ जब कई पर्यटक एक ही समय में तस्वीरें खींचने के लिए पुल पर जमा हो गए थे। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस पूरे मामले में प्रदेश की फडणवीस सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुंडमाल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जो पुल बहा है वो बेहद जर्जर हालत में था, इसकी मरम्मत भी नहीं की गई थी। इसके अलावा पुणे में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण इंद्रायणी नदी का जल स्तर और प्रवाह दोनों ही काफी तेज थे। इन सब के बावजूद प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसे इस दुखद हादसे का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। महाराष्ट्र में पुल हादसे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुल को बंद कर दिया गया था तो फिर इतने लोग उस पर कैसे पहुंच गए। तो सवाल अभी तक अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर भी बने हुए हैं। विमान हादसे में कई लोगों की जान चली गई, घरों में मातम छाया हुआ है। एक तरफ शवों की शिनाख्त चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू हो गई है। अभी तक क्या क्या हुआ, कितने शवों की हुई शिनाख्त, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अहमदाबाद विमान हादसा सुर्खियों में बना हुआ है। हादसे में जिन लोगों की जान गई उनके परिजन अब शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे अंतिम संस्कार कर सकें। ऐसे में लगातार डीएनए जांच जारी है और जिन शवों के डीएनए उनके परिजनों से मैच होते जा रहे हैं उन शवों को सौंपा जा रहा है। उसी कड़ी में अब अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की पहचान हो गई है। उनका डीएनए मैच हो गया, जिसके बाद उनका शव परिवार को सौंप दिया गया। अब परिवार ने बताया कि राजकोट में सोमवार दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच गया, जिसमें से लगभग 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें से 31 की शिनाख्त हो गई है। 20 शव परिजनों को सौंपे गए हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। यही नहीं, एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके गृहनगर पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए 230 टीमें बनाई गई हैं, जो मृतकों के परिजनों के सीधे संपर्क में हैं। 192 एम्बुलेंस और वाहन स्टैंड बाय पर हैं। हादसे में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिकों में से 11 के परिजन भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शवों को रखने के लिए 170 ताबूत बनाने का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से करीब 100 ताबूत बड़ोदरा से अहमदाबाद लाए गए हैं।
बाकी के ताबूत बनाने का काम जारी है। वहीं घटना की जांच भी शुरू हो चुकी है। विमान कंपनी बोइंग की एक टीम और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम क्रैश साइट पर पहुंची, यानी हादसे में जांच जारी है। देखना होगा जांच में क्या निकल कर आता है। विमान हादसे की जांच लगातार जारी है। जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है तो पश्चिम एशिया में शुरू हुई ईरान और इजराइल की जंग का दायरा भी बढ़ने लगा है। आम लोग भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं। इसे लेकर पूरी दुनिया चिंता में दिखाई दे रही है। युद्ध विराम की मांग जोर पकड़ रही है। बीती रात भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इस बढ़ते संघर्ष ने तमाम देशों को टेंशन में डाल दिया है। अमेरिका से लेकर रूस तक हड़कंप मचा हुआ है। तो कितने बिगड़े हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय और SPND परमाणु योजना पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इजराइल की तरफ से ईरान के तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर हमला किया गया। IDF ने कहा कि उनके टारगेट्स में वो जगह भी शामिल है जहां ईरान ने अपना परमाणु संग्रह छिपाया है, जिसके जवाब में ईरान की तरफ से भी जोरदार हमला किया गया। इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। इन हमलों में इजराइल के हाइफा शहर के बाजान तेल रिफाइनरी सेंटर में पाइपलाइनों और ट्रांसमिशन लाइनों को काफी नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में 13 इजरायलियों की जान चली गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का भी दावा किया है। दोनों देशों के बीच बढ़ता ये संघर्ष अब पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग को रोकने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, लेकिन ट्रंप का साफ कहना है कि जब तक ईरान सरेंडर नहीं करेगा तब तक जंग खत्म नहीं होगी। यानी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी इजराइल के हमले को उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। वहीं भारत ने दोनों देशों के बीच शांति की बात कही है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को दूतावास के संपर्क में रहने, ईरान में गैर जरूरी सफर करने से बचने की सलाह दी गई है। भारतीय लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इस बीच ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल हमले रोक लेता है तो ईरान भी रोक देगा। हालांकि इस बार इजराइल की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अब ऐसे में ये लड़ाई अब क्या रूप लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ईरान और इजराइल में बढ़ता तनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। जंग से पूरे पश्चिम एशिया के हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। CJI ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने भारतीय संविधान को एक जीवंत और विकासशील दस्तावेज बताया है जो बदलावों के अनुरूप ढल जाता है। तो और क्या कुछ कहा CJI गवई ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू रियलाइजेशन एम्बेडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी। CJI ने भारतीय संविधान को एक जीवंत और विकासशील दस्तावेज बताया जो बदलावों के अनुरूप ढल जाता है। संविधान एक विकासशील दस्तावेज विषय पर अपने संबोधन में CJI ने कहा, पिछले 75 वर्षों में संविधान में कई बार संशोधन किए गए हैं ताकि बदलते समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संविधान की व्याख्या को लेकर कुछ मुद्दे सामने आए, तब संसद ने जिम्मेदारी से काम लिया और संविधान में संशोधन करके नई पीढ़ियों और परिस्थितियों की जरूरतों के अनुसार बदलाव किए। संविधान नहीं मानता कि गहरी असमानता से घायल इस भूमि में सभी समान हैं। इसके बजाय यह हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है, कहानी को फिर से लिखता है, शक्ति को पुनर्संतुलित करता है और गरिमा को पुनर्स्थापित करता है। CJI गवई ने बताया कि कैसे संविधान ने हाशिए पर खड़े समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण से ये बात साफ की। न्यायाधीश BR गवई भारत के पहले बौद्ध और दूसरे दलित व्यक्ति हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायिक पद मिला है। अब उनके इस बयान की काफी चर्चा हो रही है। CJI भारतीय संविधान को सबसे ताकतवर बताते रहे हैं। ये उन लोगों को जवाब है जो संविधान को बदलने की बात करते रहे हैं। विपक्ष इसे लेकर PM मोदी को घेरता रहा है। वैसे इस समय PM मोदी भी चर्चा में है। वो 4 दिन की विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। यात्रा का पहला पड़ाव साइप्रस है। तो क्या है PM मोदी की यात्रा का उद्देश्य और क्यों विपक्ष उठा रहा है सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। PM मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर हैं। वैसे तो उनका ये दौरा प्रमुख तौर पर कनाडा में आयोजित हो रहे G7 समिट के लिए हो रहा है, लेकिन कनाडा से पहले वो साइप्रस पहुंचे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक PM 15 से 16 जून को साइप्रस में रहेंगे, 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके बाद वो 18 जून को क्रोएशिया आएंगे और 19 जून को भारत लौट जाएंगे।
इस यात्रा से पहले ही पीएम मोदी के प्लान में बड़ा बदलाव किया गया, जिसके चलते उनकी जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी हो जाती, उसमें लगभग 10 से 11 घंटे लग गए, क्योंकि उनके विमान को वैकल्पिक रूट अपनाना पड़ा। और इसके पीछे की वजह इजरायल और ईरान की जंग को माना जा रहा है। और अब उनकी इस यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी की इस यात्रा को चीन और तुर्की के लिए संदेश के रूप में देखा जा रहा है, वहीं विपक्ष उनके इस दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने G7 समिट में भारत को बुलाने में हुई देरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब ऐसा लगने लगा कि कनाडा भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने को लेकर टाल मटोल कर रहा है, तब उनके लिए ढोल पीटने वालों ने प्रचारित किया कि पीएम मोदी तो जाएंगे ही नहीं, चाहे बुलावा आए या नहीं। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वे बेनकाब हो गए। बीते कुछ वक्त से भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में जब कनाडा से भारत को G7 समिट का न्योता मिलने में देरी हुई तो उस पर सवाल उठने लगे। बाद में पीएम मार्क कार्नी ने जब न्योता दिया तो उस पर भी विवाद छिड़ा था। और ऐसे में पीएम मोदी के कनाडा जाने पर अब सवाल उठ रहे हैं। और कांग्रेस सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने मणिपुर का भी मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने कहा कि ये मई 2023 के बाद पीएम मोदी की 35वीं विदेश यात्रा है। उनके पास इन दौरों के लिए भरपूर ऊर्जा, उत्साह और उमंग है, लेकिन क्या वे संवेदना भी जुटा सकते हैं कि मणिपुर जाकर वहां के लोगों की तकलीफ, पीड़ा और त्रासदी को देखें? दरअसल मणिपुर पिछले 2 साल से हिंसा से जूझ रहा है। मणिपुर की जनता मांग कर रही है कि पीएम मोदी वहां जाएं, लेकिन 2 साल में एक बार भी पीएम ने मणिपुर का दौरा नहीं किया, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। पीएम मोदी का विदेश दौरा विवादों में है, तो विवादों में रामदेव भी हैं। एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर रामदेव का विवादित बयान सामने आया। रामदेव ने दावा किया कि इस हादसे के पीछे तुर्की की एक एजेंसी की साजिश हो सकती है, जिसे लेकर अब तुर्की की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। इस दुखद हादसे में 265 लोगों की जान चली गई, लेकिन इस बीच रामदेव के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। दिल्ली के एक कार्यक्रम में रामदेव ने दावा किया कि इस हादसे के पीछे तुर्की की एक एजेंसी की साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि विमान का रखरखाव तुर्की की एक कंपनी करती थी और भारत को अपने एविएशन सेक्टर पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। रामदेव का इशारा था कि कहीं तुर्की ने भारत से दुश्मनी निकालने के लिए ये साजिश तो नहीं रची। ये तुर्की है। मुझे ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नजर रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहां की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। रामदेव का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब भारत और तुर्की के बीच रिश्ते पहले से तनावपूर्ण हैं। उधर तुर्की ने भी जवाब देते हुए रामदेव के आरोपों को खारिज कर दिया। तुर्की के सूचना विभाग ने कहा कि उनकी कंपनी टर्किश टेक्निक का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है और ये आरोप रिश्तों को खराब करने की साजिश है। जांच में यह भी पता चला कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने हाल ही में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था और भारत सरकार ने उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी थी। फिलहाल हादसे की जांच जारी है, लेकिन रामदेव का बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और बुलेटिन के आखिर में बात तेजस्वी के बड़े दाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी दल इस सियासी रण को जीतने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। इसी क्रम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई बड़े चुनावी वादे किए हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सभी सियासी दल जनता को अपने खेमे में करने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे तमाम वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई चुनावी वादे किए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोगों से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो डोमिसाइल नीति को 100% लागू किया जाएगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि हम सत्ता में आए तो इस बार 100% डोमिसाइल नीति लाएंगे ताकि बाहर के लोग यहाँ नौकरी नहीं करें। बिहार के लोगों का बिहार की नौकरियों पर पूरा हक बने। जब बहाली निकलेगा तो फॉर्म भरने की फीस भी माफ कर दी जाएगी और यही नहीं, परीक्षा केंद्र तक जाने और लौटने का किराया भी सरकार देगी। अभी सेंटर तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती है और पेपर लीक हो जाने से उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि फेयर एग्जाम कराए, लेकिन इस सरकार के पास युवाओं के लिए कोई सोच नहीं है। इसलिए एक बार साथ दीजिए, हम सब लोग मिलकर नया बिहार बनाएंगे। उन्होंने बीजेपी को झूठी पार्टी बताया। अब उनके इस दाव से बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है।
पक्ष और विपक्ष दोनों में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। 2025 में सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक दल सभी तरह के हथकंडे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सभी दल अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।